सर DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, उस क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है? The fundamental particles which are responsible for keeping nucleons together. ठीक, बस ठीक। DPP 1 क्वेश्चन नंबर 7, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, सेल में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इनमें रिपल्शन होती है। Repulsion between protons. पॉजिटिव चार्ज पहला पॉजिटिव चार्ज, इसको रिड्यूस करने के लिए meson of band in the nucleus. To reduce repulsion. ऐसा नहीं करना है दिस। एक चैप्टर आएगा +2 में जाके आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक चैप्टर होता है +2 में आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो भी फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता। ये चैप्टर आएगा +2 में, वो भी फिजिक्स में आता है। तो मीजॉन कुछ पार्टिकल है तो बीच में प्रेजेंट होते हैं मीजॉन, ये रिपल्शन को रिड्यूस कर देते। मीजॉन ऑफ बैंड द न्यूक्लियस to reduce repulsion between protons. कुछ पार्टिकल है मीजॉन जो रिपल्शन को रिड्यूस कर दे, जिससे रिपल्शन रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 15। So 14. सर 6th। बेटा जो क्वेश्चन है मेरे पास असाइनमेंट नहीं है, तो आप क्वेश्चन की जो वर्डिंग है बोल दो। एक Radius of atomic nucleus is in order. ये कौन सा क्वेश्चन है? सर 15th क्वेश्चन। 15 है। यस सर। आपको आज जो कराएगा न्यूक्लियस का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली दस रहे हैं। न्यूक्लियस का जो साइज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस approximately 10⁻15 मीटर, -15 मीटर। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? आज आपको आंसर डिविजिबल में कराया नहीं था? यस सर। तो ये हर एक न्यूक्लियस का अलग अलग है, ये वैसे जनरल सा याद करना। हर एक के अलग अलग है, सोडियम का अलग न्यूक्लियस है, पोटेशियम का अलग है, यूरेनियम का अलग है, सबके अलग अलग न्यूक्लियस है, सबके अलग अलग साइज होते हैं, सबके अलग अलग न्यूक्लियस है, सबके अलग अलग साइज हैं। तो वैसे बनाया हुआ क्वेश्चन, एक जैसा साइज होता नहीं। -15 आपको आगे रेडियस न्यूक्लियस -15 मीटर। एक फॉर्मूला भी अभी बाद में आएगा। नेक्स्ट बताओ सर So क्वेश्चन नंबर 14. 23। 6th। इसका बेटा है स्टार्ट कहां से होता है? सिक्स क्वेश्चन की स्टार्टिंग बता दो। Sir, Common common name for क्या? proton and neutron. ये समझ लगा क्वेश्चन? इसके बीच में क्वेश्चन को कम करते हैं,
जो रिपल्शन को डिक्रीज करते हैं। और ये न्यूक्लियस का रेडियस -15 मीटर, डायमीटर करोगे तो ट्वाइस कर लो, पर आज हमने इतना ही लिया था, -15 मीटर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिया था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे को न्यूक्लियन कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ये पूछा ना क्वेश्चन आपने? Yes, sir. Yes, sir. जिसे पूछा ना मुझे हेडिंग बोलना उसका। न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे को न्यूक्लियन कहते हैं। सर एक बार बाकी टर्म्स समझा दो। कितनी टर्म बाकी? सर पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन एंड ये अभी बेटा आपके काम है। न्यूट्रॉन तो ड्यूटेरियम से बना हुआ है, आइसोटोप उसका। पॉजिट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर में है, अभी नहीं आपको करने की। इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज को पॉजिट्रॉन कहते हैं। नहीं अभी नहीं बता, आपने छोड़ देनी है, जैसे चैप्टर आएंगे वहां पे कर। न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम से बना हुआ है और क्या। नेक्स्ट बताओ। Sir, question 17. number Sir, 17. 7 The density of nucleus is of order. याद करना है बस। 10^11 डेंसिटी न्यूक्लियर याद करना है। ये बेटा लगने वाला है, इसमें कोई रीजन थोड़ी है। 10^11 पर सीसी। और बताओ बेटा, Sir, question number 10. 10 कहाँ से स्टार्ट होता है? Sir, electronic configuration of a dinegative ion is 2, 8, 18, 8. ठीक है, बस बस। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 10. डाई नेगेटिव आयन, ऐसा नेगेटिव आयन जिसके ऊपर दो एस, दिस वन डाई नेगेटिव आयन। इसमें आपको बेटा इलेक्ट्रॉन दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 + 8। इसको आप काउंट कर लो, कितना बनेगा? 10, 28। Sir, 36. इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है। इसमें तो एटम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना, तभी नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें बेटा 36 इलेक्ट्रॉन है, एटम लेके चलेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें कम ही होंगे, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें 34 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिन्हें इलेक्ट्रॉन दिया उन्हें प्रोटॉन होंगे। That is 34 atomic mass। जो एटॉमिक मास होता है मास नंबर इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन पूछे हुए हैं, मास नंबर आपको दिया हुआ है 80, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन कितने 34, तो न्यूट्रॉन क्या आ जाएंगे 80 - 34, कितने बन जाएंगे? 46. ये मेरा डाइनेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन दिया है 36, इसमें 2, 8, 18 है, ये दिया हुआ 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसमें 34 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, 34 प्रोटॉन होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी नेगेटिव चार्ज आएगा। 34 प्रोटॉन होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन, तभी तो चार्ज नेगेटिव आया। तो चेक कर लीजिए।
कहीं गलती ना हो जाए। 36 प्रोटॉन तभी तो नेगेटिव चार्ज आना है। 36 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। मास एटॉमिक मास मास नंबर है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और मास नंबर इक्वल होते हैं 80 82। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Sir, 24. उसमें हेडिंग बता दो। Sir, which of the following statements is wrong? आइसोटोप वाला क्वेश्चन। Yes, sir. आइसोटोप में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसमें कौन सा डाउट है पूछ लो। सर इसमें ऑप्शन एक बार ही बता दो कौन सी ठीक है, गलत आंसर गलत लग रहा है। आप बेटा आइसोटोप की कोई एग्जांपल लिख ले, कोई नाम लिख ले, क्लोरीन लिख ले। 1735 1737 ये आइसोटोप है। इसके 17 प्रोटॉन है, इसके भी 17 प्रोटॉन है। ऐसे जो माने कर दो तो 80 न्यूट्रॉन आएंगे, इसके 20 न्यूट्रॉन आएंगे। जितने प्रोटॉन है उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देख लो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सर आंसर में दिया हुआ है कि रॉन्ग में आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। सर उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, ये गलत कैसे हो गया? तो गलती है इसका आंसर। यस सर, वही कंफर्म करना है। Yes, sir. कौन सा आंसर बन रहा है? सर ये ठीक लग रहा है, आइसोटॉप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना? ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। आप इसको इनकरेक्ट कर लो। आंसर पे बी बनता है। आसान जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्या डिस्कस करना, डिफरेंट न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन डिफरेंट है, वो आंसर बना लो उसका। नेक्स्ट करो। सर 31. क्वेश्चन बताओ क्या है। How many neutrons are present in tritium nucleus? ये पता है आपको, हाइड्रोजन ट्रिटियम आइसोटोप होते हैं आपस में। Yes sir. ये आइसोटोप होते हैं। इसमें क्या होता है 1H1, ये क्या होता है 1। इसमें एक प्रोटॉन होता है, तो माइनस कर लो, 2 न्यूट्रॉन आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ट्रिटियम, दिस इज ट्रिटियम आइसोटोप है। 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। आंसर बना लो जो बनता। कितना आंसर हो गया? सर ए ऑप्शन। Sir 2. गलत आंसर इसका क्या? सर ठीक है आंसर। नेक्स्ट बताओ। 2 न्यूटन आंसर हो गया यार, न्यूटन 2 है बस। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। इस असाइनमेंट में और क्वेश्चन बाकी है? नेक्स्ट सर डीपीपी। सर नेक्स्ट डीपीपी के डाउट है अब। यस सर, इसमें खत्म हो गए। सर इसमें क्वेश्चन 8। फर्स्ट डीपीपी में क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8. How many electrons are present in 1 gram? क्वेश्चन नंबर 8।
कितने ग्राम से कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? n ग्राम हो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ग्राम हो तो कितने इलेक्ट्रॉन? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ये आंसर कितने ग्राम हो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ग्राम के कितने? यूनिटरी मेथड से करना, यूनिटरी मेथड को लगाना ही पड़ेगा। या सीधी गल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगे ऐसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल वेट और वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक कर लो यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल वेट और नंबर ऐसे कर लो यार। टोटल वेट 1 ग्राम है, एक का कितना वेट है? ग्राम में करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बन जाएगा। सर DPP 2 में है। सेकंड डीपीपी बताओ। सर 12। थर्ड क्वेश्चन। सर 4th। सर थर्ड। स्टेटमेंट बोलो। सर एक्स-रे सर आगे ऑप्शन गिवन are deflected in magnetic field, deflected in electric field, remain undeflected by both the fields and are deflected in both the fields. क्वेश्चन इसका नंबर कौन सा है? सर 3। एक्सरे बेटा रेडिएशन होती है, एक्सरे या रेडिएशन, रेडिएशन में लाइट। आपको पता है रेडिएशन का कोई मास नहीं होता, लो मास, तो मास के बिना डिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। ये आपको वैसे तो फिजिक्स में कराएंगे, रेडिएशन का कोई मास नहीं है, जिसका मास ना हो तो रेडिएशन कैन बी, कोई भी रेडिएशन हो कैन बी डिफ्लेक्टेड, क्योंकि मास नहीं है। कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हो गया। रेडिएशन बेटा मास ही ਹੁੰਦਾ, जब मास ही नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब ये अल्फा पार्टिकल है, जैसे बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है। अल्फा पार्टिकल इसका भी मास होगा, जैसे आप कह रहे हो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये अभी नहीं आपको करने की जरूरत, ये सबका मास है। And these are not rays, ये रेज नहीं है। बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, नॉट रेडिएशन, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, सॉरी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये डिफ्लेक्ट होंगी बेटा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये डिफ्लेक्ट होंगी, उसका मास ही नहीं है, डिफ्लेक्ट, कोई भी रेडिएशन डिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ। सर 4th। 21st। सर 4th। ये सब लगे ना आपको, ये सबका मास है, इलेक्ट्रॉन का भी मास, इसका भी मास, इसका भी मास है। मास वाली डिफ्लेक्शन होती है, उनका मास ही नहीं है, क्योंकि मास ही है तो क्वांटम डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, क्वांटम कैन बी डिफ्लेक्टेड बिकॉज़ नो मास। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? In going from X-rays, UV स्टार्टिंग rays, कर दो, which of these is false? दोबारा बोलो। In going from X-rays, UV rays, etc. To आगे मतलब राइट को जाते हुए, which of these is false?
स्टेटमेंट्स गिवन है आगे। false Sir, और wave- velocity same होती है और सभी रीडिंग की वेलोसिटी सेम है। जो इसका आंसर है उसमें क्या लिखा हुआ है? सर उसमें लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट बताई हुई उन्होंने। चलो अब कर लोगे कि नहीं? सर Yes, वहां पे sir. जो बी और डी स्टेटमेंट्स है वहां पे लिखा हुआ है कि वेवलेंथ इंक्रीजेस और वेव नंबर इंक्रीजेस, लेकिन सर दोनों इकट्ठे तो इंक्रीज कभी हो ही नहीं सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आंसर शायद गलत है। सर आंसर पीछे गलत दिया है। कर लोगे? अभी मेरे पास वो क्वेश्चन है। सर उन्होंने क्या विच इज फॉल्स स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बोल दो। पहली की है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाते क्या डिक्रीज करता है और क्या इंक्रीज करता है, ये पूछा है सर। सर पहली स्टेटमेंट है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरी वेवलेंथ इंक्रीजेस, थर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और फोर्थ वेव नंबर इंक्रीजेस। ठीक तो है, ऐसा नहीं है यार क्वेश्चन। आज मैं क्या किया था, कॉस्मिक रे से किधर को जाए? वीडियो वेव की तरफ, उन्हें आंसर बना देना अपने। आप बताओ इधर को एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी? डिक्रीज। डिक्रीज। नंबर को क्या करेगा? इंक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज। सर यही गलत है ना, वहां पे पीछे आंसर सी मतलब डी की बजाय सी दिया हुआ है। यस सर, पीछे आंसर गलत दिया। सर ये प्रॉब्लम है। कराए दो यार। एनर्जी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, वेव नंबर डिक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। इसका आंसर बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 21st। सर क्वेश्चन 9। सर 12। 21st। क्वेश्चन बोल दो बेटा। 12 में क्या लिखा हुआ है? The value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joules per second. The speed of light is 3 into 10 raised to power 17 nanometer. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency 6 into 10 raised to power 15 seconds? फॉर्मूला तो बेटा स्ट्रेट ही लगाना है। इस फॉर्मूले से नहीं होगा। इस फॉर्मूले से होना क्वेश्चन। ये जो मामले में इसका आंसर ही मिलता है, क्या प्रॉब्लम? सर आंसर आ जाता। एक बार दोबारा बेटा सॉल्व करके देख लियो, तो आसान ही क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 22। कौन सी जीरो होता है? Sir, the absolute threshold of dark adapted human eye. आगे। For perception of light
at 510 nm was measured at 3.5 into 10 raised to power minus 17 joule at surface of cornea. इसमें बेटा ये लगना है वो लाइट आ रही है आईज के ऊपर पड़ रही है वो आई के ऊपर पड़ती है लाइट तो हमें पता लाइट काम होती है फॉर्म ऑफ क्वांटम लाइट तो क्वांटम फॉर्म में आती है इसमें आपको दिया है ये सारी एनर्जी देती है फॉर्मूला क्या था एनर्जी NH एनर्जी H नहीं होता है पर ज्यादा क्वांटम हो तो क्या होता है NH ये ज्यादा क्वांटम आप स्टेटमेंट पढ़ लो न्यू क्या होता है CY इसमें n बेटा निकालना है नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है आपको टोटल एनर्जी दी हुई है n किसके बराबर आ जाएगा E into lambda और H into C energy given is 3.5 10 to minus 17 wavelength नैनोमीटर में दी है मीटर करनी है -9 एनर्जी तो जॉल में दी है वेवलेंथ को आपने मीटर में कर लेना है तो नीचे h की वैल्यू आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट n निकालो बेटे आई है आई के ऊपर ही लाइट पड़ रही है सारी लाइट की एनर्जी EH NH की क्वांटम में क्या होती है एक्चुअली सभी की क्या आएगी NH नंबर ऑफ क्वांटा पूछे हैं आपको नंबर ऑफ क्वांटा E into लैम्डा इस ऑफ सीधा ही है आप कहीं कैलकुलेशन से नहीं डर जाते जब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझ लगा बेटा आपको Yes sir, thank you sir. फॉर्मूले ही लगने हैं ये 6-7 क्वेश्चन जो है सब में सेम फॉर्मूला है लास्ट वाले 7 क्वेश्चन है फॉर्मूला ही सेम है इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं नंबर ऑफ क्वांटा H into C by नेक्स्ट पूछ लो Sir, Sir, 25. 21st. ठीक है ये 24 कोई वेवलेंथ है टोटल एनर्जी दी है क्वांटा निकालने हैं नेक्स्ट बोलो बेटा केड़ा पूछना है Sir, 21. Sir, 25. 24 सॉल्व ही करने हैं ना सॉल्व करते नहीं हुए 24 की क्या स्टेटमेंट है Sir, lifetimes of the molecules in the excited state are often measured by रहने दो इसमें भी सेम लगना बेटा 24 है क्वेश्चन yes sir. इसमें आपको टाइम पीरियड दिया होगा टाइम पीरियड इसको हम टाउ कहते थे 2 सेकंड एक वेव बनाने में जो टाइम लगता है एक वेव बनती है तो उसका टाइम तो इज द टाइम पीरियड टाइम फॉर मेकिंग वन वेव इतने टाइम में एक वेव बनती है इसका अब क्या लगा था फ्रीक्वेंसी क्या थी 1 ओवर टाइम पीरियड अभी आपको दो नैनो सेकंड दिए हैं 2 नैनो सेकंड में कितना लेंगे नैनो मीन्स नैनो ये तो है -9 ये बड़ा फ्रीक्वेंसी आ गया एक वेव बनाने में जो टाइम लगता है वो दिया आपको टाउ
फ्रीक्वेंसी 1/tau होती है, नैनो सेकंड है तो -9 आएगा, नैनो सेकंड है ये। बस आपने इसमें पुट कर लो। नंबर ऑफ फोटॉन ही नंबर ऑफ क्वांटम, NH/u, n किसके बराबर, नंबर ऑफ क्वांटा किसके बराबर है, ये फॉर्मूला ही एक ही लग रहा है, कुछ लगना ही। नंबर ऑफ क्वांटा h/u, अब सारा कुछ गिवन है, कर लोगे सॉल्व। फ्रीक्वेंसी आ गई ना, हर्ट्ज में आ गई है फ्रीक्वेंसी। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दो इसको। यस सर। इसमें सब उल्टा फोटोन दिए, एनर्जी निकाल रहे हैं ना, उल्टा कर लो तो एनर्जी निकाल लो। n नंबर ऑफ क्वांटा कितने दिए हैं, इसमें तो एनर्जी पूछी हुई, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, यहाँ से 2 नैनो सेकंड, ये आ जाएगा। ये नंबर ऑफ क्वांटा ये वाले सब में बेटा फॉर्मूला ही है, कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट सर 21st। उसमें बोल दो क्या। सर इसमें ये नहीं समझ, 5 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57, calculate the rate of emission of quanta per second। करो स्टेटमेंट। A 25 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 0.57, calculate the rate of emission of quanta per second। क्वांटा एक सेकंड में कितने आते हैं, एन निकालना सर, n निकालना है। ओके सर फिर निकालूंगा सर, रहने दो। फ्रीक्वेंसी बड़ा पर सेकंड ही तो होती है, ओके सर। क्वांटा पर सेकंड करने, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड ही तो होती है। क्वांटा निकालने हैं वैल्यू। नेक्स्ट बताओ। Sir, 25th. 20 25, sir, 25. क्वेश्चन बोलो क्या। The energy required to break 1 mole of chlorine bond is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single chlorine bond is. अच्छा बेटा इसमें ऐसे करना है, क्लोरीन का आपस में बॉन्ड है, ये बॉन्ड वाले चैप्टर भी आने हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक होने की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो क्वांटम में आती है, और एनर्जी हम क्वांटम में दे रहे हैं। एक मॉलिक्यूल एक को क्वांटम जॉब, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, 1 मॉलिक्यूल जॉब 1 क्वांटम, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसका बॉन्ड तोड़ना है, जब ये लाइट जॉब कर लेगा तो बॉन्ड यहाँ से ही टूट जाएगा और एटम अलग अलग हो जाएंगे। तो क्वांटम की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की इक्वल होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। आगे फर्दर चैप्टर में आना है, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इक्वल टू बॉन्ड। इसको उतनी एनर्जी चाहिए जितनी इसकी बॉन्ड एनर्जी, पर इसने तो एक ही क्वांटम जॉब करना है, बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में नहीं दी रही, इसके यूनिट्स क्या दिए हैं,
किलो जॉल सर पर मोल। किलो जॉल पर मोल ही दिया है। हर मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल के लिए, पर हमें तो एक मॉलिक्यूल की निकालनी है। तो जो बॉन्ड एनर्जी दी है उसको आप इससे डिवाइड करो, 6.02 10⁻23। अब ये पर मॉलिक्यूल आ जाएगी, पर मॉलिक्यूल क्वांटम जॉब होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। एनर्जी क्वांटम इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी दी है किलो जॉल पर मोल में, वहां पर हमें तो एक ही चाहिए, इससे डिवाइड करोगे पर मॉलिक्यूल की आ जाएगी। फिर ये फॉर्मूला लगा दो, वेवलेंथ निकाली है ना हमने, यस सर। C बाय एनर्जी ऑफ क्वांटम बॉन्ड एनर्जी की इक्वल, ये एनर्जी है, तो पुट कर लो। जो बॉन्ड एनर्जी दी है कैलकुलेट तो बेटा आपको आप करनी पड़ेगी, कैलकुलेट मैं करूंगा ना, फिर नहीं ये चैप्टर खत्म होने। कैलकुलेट यदि मेरे से करवाओगे तो फिर नहीं खत्म होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी H की वैल्यू H into C, नीचे लैम्डा, लैम्डा सॉल्व करो। लैम्डा की यूनिट्स क्या दी हुए हैं? नैनोमीटर। नैनोमीटर। अब वेवलेंथ जो बॉन्ड एनर्जी डिवाइड करके पर मॉलिक्यूल की आ जाएगी, क्वांटम एनर्जी के बराबर है C बाय लैम्डा। ये वेवलेंथ तो आएगी मीटर में, हमें तो नैनोमीटर में चाहिए। 1 नैनोमीटर किसके बराबर? अब इसके नैनोमीटर बनाने से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई? सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल। डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, पहले ये बताओ। 10 दो यदि आपको ऐसे ही जिनको कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे ही कर लेना है। हमें पता है 1 नैनोमीटर -9 मीटर के बराबर है, कहीं को नहीं पता लगता है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई। तो अब यूनिट मेथड देखो, -9 मीटर है, किसके बराबर है? वेवलेंथ जो आपकी मीटर में आई, डिवाइड होगा 10/9 करना पड़ेगा यहाँ। वैसे भी आपको फिजिक्स में क्या होगा, छोटा यूनिट है कि बड़ा यूनिट है, उस हिसाब से कर सकते हो। यूनिट मेथड लगा लो, हर एक चीज यूनिट केमिस्ट्री में यूनिट मेथड है। नैनोमीटर देख, नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर कितने नैनोमीटर, ये वाली चीज है। -9 मीटर एक नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ मीटर में है, कितने नैनोमीटर बन गए। इसे डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाई। डाउट हो ये यूनिट मेथड लगा लो, इतने मीटर से 1 नैनोमीटर है, इतने से क्या ये ऊपर जाके 10/9 आएगा, वैसे तो डिवाइड होगा। नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट डीपीपी में ऐड आउट। इस डीपी में रहता है बेटा, कोई क्वेश्चन तो बताओ। नो सर नेक्स्ट में। डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं बेटा कर लेना, -9 में 1 नैनोमीटर जैसे कितने हैं, ऊपर जाके माइनस प्लस का चक्कर नहीं डालना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट डीपीपी। सर क्वेश्चन नंबर 9। 12। क्वेश्चन नंबर 9। 42। 9 की स्टेटमेंट बोल दो।
The energy liberated when excited electron returns to its ground state can have अब बोलो दोबारा। the energy liberated when an excited electron returns to its ground state can have एटम कौन सा दिया हुआ है? सर एटम ने कोई दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बस। कुछ नहीं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से अपर से लोअर आता है, उसमें फॉर्मूला क्या लगाना है? चॉइस किसमें दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल में? क्या सर? चॉइसेस सर उधर लिखा हुआ है एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to infinity, ओनली नेगेटिव वैल्यूज, ओनली स्पेसिफाइड पॉजिटिव वैल्यूज, नन ऑफ द अबव। बड़ा स्पेसिफाइड होती है ना। तो आपको ही कराया था एनर्जी क्वांटाइज। क्वांटाइज होती है फिक्स वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू। फिक्स वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन ने आपको बताया था कि या तो 2 से 1 आना है, 2 से 1 आना है या 3 से 1 आना है, बीच में तो आ नहीं सकता। या 2 से 1, 3 से 1 या 4 से 1। इन स्पेसिफिक वैल्यू कहांगे? n1 की वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। n पॉइंटों में तो नहीं सकता। क्वांटाइज में स्पेसिफिक वैल्यू एनर्जी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन या इधर मूव करता है, इधर बीच में नहीं मूव करता। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना है या इधर मूव करना है, इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होगी, स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई बात? ये इलेक्ट्रॉन ने इधर से आना, इधर से बीच, इधर से थोड़ी आया ना इधर से आना। तो इलेक्ट्रॉन की फिक्स वैल्यू n ही होने का मतलब है कि n1 n2 होल नंबर रहते हैं, पॉइंटों में नहीं होते। होल नंबर नॉट इन फ्रैक्शन। इसका मतलब है स्पेसिफिक वैल्यू। n की वैल्यू होल नंबर होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 12th. स्टेटमेंट। The ratio of the difference between first and second Bohr orbit energy to that between second and third orbit energy is बेटा इसमें आपको पूछा हुआ है n1 n2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 होती है, इसकी E2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E3 होती है। तो ये बेटा आपको डिफरेंस पूछे हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इसके बीच में क्या डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन एनर्जी E1 E2 E3 डिफरेंस पूछे आपको।
डिफरेंस पूछे हैं तो डिफरेंस का मामला क्या करें आपको, क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है, इसमें वैल्यू पुट कर लो। ये अपने एक जो डिफरेंस होगा, पहले ये वाला डिफरेंस 1 का स्क्वायर माइनस जेड तो हाइड्रो का 1 ही होता है, 30/6 3/4 आ जाएगा। फिर ये वाला डिफरेंस निकालो, अब यहाँ पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, उधर क्या आएगा 3 का स्क्वायर, जेड तो 1 ही है, ये कितना बनेगा 30/6 1/4 1/9, ये 36 हो जाएगा। y by 36 है। ये दो डिफरेंस की रेशियो लेनी है, पहला ये डिफरेंस लेना है, ये डिफरेंस 30/6 तो कट ही जाना है, दूसरा डिफरेंस y by 36, ये तो कट ही जाएंगे, अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जब ये कट ही जाने तो क्या आएगा बेटा बताओ, 27/5 36/5 आ जाएगा आंसर। अब यस सर। फिर डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस आपको यही कराया हुआ, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस होता है डेल्टा ई, इसे 1 कर दो, 2 कर लो, वो 2 कर लो, 3 कर लो, तो डिफरेंस ले लो, डिवाइड करोगे, ये नाम ही लिखते हैं तो कैंसिल ही होना चाहिए, 3/4 27। समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. डिफरेंस पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। सर सर 44 22 कितना? 44 22 सर। 32 में क्या है सर 22 क्वेश्चन तो बोल दो। 3 energy levels and wavelength of line produced by transition are shown in the figure। सर फिगर बनी हुई है नीचे फिर। ठीक है, दो क्वेश्चन इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं वो, मैं आपको बेटा 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन was n1 n2 n3, इलेक्ट्रॉन ने पहले लाइट ऑब्जॉर्ब करनी है, ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाना है, तो इससे ऊपर एक ही स्टेप में जाना होता है, इलेक्ट्रॉन ने ऊपर एक ही स्टेप में जाना होता है, फिर वापस आना है, तो वापस आएगा तो वही लाइट मिट हो जाएगी, ये लाइट ऑब्जॉर्ब हुई है, वो लाइट क्या हुई है मिट। अब ये सीधा भी आ सकता है, दो से में भी आ सकता है, पहले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, फिर इधर आ जाए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, अब इसमें दो लाइट्स मिट होंगी, अब इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, जो लाइट अब जाओगी वो मिट नहीं होगी, ये आपको थ्योरी में तो कराई है, जॉब इज इक्वल टू मिट, जो अब जॉब होते हुए मिट होती है, यदि दो से में आएंगे दो लाइट्स मिट होंगी, इसकी दो लाइट्स मिट होंगी। अब उनकी देख लो वेवलेंथ कैसे दी हुई है, जो आपकी डायग्राम बनी हुई है, इसको उन्होंने बोल दिया λ3, क्या कह रही है इसको λ3, इसको क्या बोला हुआ है λ1,
लैम्डा 2। पर ये डायग्राम तो एनर्जी के हिसाब से बनी है, ये तो एनर्जी के हिसाब से है। इन क्वांटम की जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी E3, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E1, मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, लाइट इमिट हुई, लाइट इमिट हुई, उसकी वेवलेंथ है, पर ये डायग्राम तो एनर्जी के हिसाब से बनी हुई है ना। इसकी एनर्जी E2 है, इसकी E1 है, E3 क्या हो जाएगा, E3 E1 प्लस E2, ये तो ठीक है। एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है 1 बाय वेवलेंथ, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली है, ये फॉर्मूला लगता है। पहले इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर जाना है, फिर वापस आना है, वो लाइट मिट होनी है, जी ब्याह होगी वही मिट होगी। इसकी वेवलेंथ दी है लैम्डा 3, ये जॉब मिट होगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन 2 सेल में वापस आएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में जाता है, ऊपर जाना एक ही सेल में होता है, वापस आना एक से ज्यादा सेल, ऊपर जाना एक से वापस आएगा तो लाइट मिट होगी, 2 सेल में आएगा तो इसकी एनर्जी E1 E2, टोटल एनर्जी तो बराबर ही होगी ना, E3 E1 है, वेवलेंथ इनवर्सली है। इसको आप सिंपलीफाई कर लो, क्या आ जाएगा ये, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ऊपर क्या आएगा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1, बन जाएगा आंसर, ठीक है। यस इसको ऊपर ले जाओ, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, नीचे लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। समझाया बेटा आपको। पहले लाइट अब्जॉर्ब होगी, लाइट ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, लाइट मिट होगी, जो अब्जॉर्ब होती है वही मिट होती है, ये लैम्डा 3 ये भी लैम्डा 3 आएगा। अब ये 2 से में आएगा, 2 लाइट मिट होंगी, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी E1 E2, एनर्जी के हिसाब से डायग्राम बनी हुई है। एनर्जी E1 E2 वेवलेंथ उल्टा होती है, ये क्वांटम एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्वांटम जेडे मिट होंगे, ये एनर्जी ऑफ क्वांटम है जेडे मिट होंगे। फिर आप ये कर लो, फिर उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसका न्यूमेरिकल बना दिया हो। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 22। 21 पढ़ो, पढ़ लो। A gas absorbs a photon of 355 nanometer and emits 2 wavelength. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is बेटा सेम ही है ना क्वेश्चन, तो 23 22 21 ही है। ये वेवलेंथ कितनी पुट करें यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना पुट करें, 680। दूसरी निकालो, सॉल्व करना पड़ेगा, लैम्डा 2 सॉल्व कर लो, इसको आप इधर ले जाए, कैसे सॉल्व करोगे यार, यहाँ से आंसर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व, ये सेम ही क्वेश्चन है दोनों, 21 22 और सेम। नेक्स्ट बोलो बेटा, 36
30 क्वेश्चन बोल दो कौन सा? In hydrogen spectrum, the third line from red end corresponds to which one of the following interorbit jumps of electron for Bohr's orbitals in atoms of hydrogen? क्वेश्चन नंबर कितना बेटा ये? 36. 30 36. स्टार्ट कहाँ से होता है? So in hydrogen spectrum, the third line from red end corresponds to which one of following interorbit jumps? इससे नहीं करोगे? कितनी एनर्जी दी हुई है? So energy नहीं दी इसमें in hydrogen spectrum the third line from red end corresponds to which one of following interorbit jumps of electron? अच्छा ठीक है। उसमें बेटा ये बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कैसे वापस आते हैं? n इक्वल टू आपको पता है बाल्मर सीरीज में केड़ी लाइट इमिट होती है? विजिबल लाइट। केड़ी लाइट इमिट होती है? विजिबल। बाकी सीरीज में तो लाइनमेंट में तो कौन सी इमिट होती है? UV rays. वो तो हमें दिखाई नहीं देती। यूवी लाइट इज नॉट विजिबल। बाकी सब की इंफ्रारेड होती है। तो बाल्मर जी विजिबल लाइट होती है। उसमें जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर वापस आता है, ये जो लाइट इमिट होगी उसके क्वांटम की एनर्जी कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ने इधर से इधर वापस आना है, ये क्वांटम की एनर्जी ज्यादा होगी। या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इसमें इधर से इधर आ रहा है, मोर एनर्जी। इस क्वांटम की एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी। अब मुझे पता है, आपको थ्योरी में कराया था, व्हाइट लाइट विजिबल लाइट क्या होती है? इसमें किसकी एनर्जी सबसे कम होती है? हेलो सर, रेड की सबसे कम होती है एनर्जी। रेड की एनर्जी घट होती है। एनर्जी घट है तो ये रेड लाइट होती है। रेड लाइट की एनर्जी घट है। एनर्जी वाइज बनी डायग्राम, इसे रेड लाइट आई है। उन्होंने पूछा इसे नेक्स्ट लाइन, इसे नेक्स्ट लाइन। यदि ये रेड है तो 3 से 2 है, 4 से 2 है तो 5 से 2, तो 5 से 2 आंसर है। अपना एनर्जी घट है, एनर्जी वाइज बनी डायग्राम, रेड लाइट है। आपको पता नहीं ये रेड की एनर्जी कम होती है, ये रेड लाइट होगी। उसके बाद ये वाली लाइट रेड वाली साइड को, आवली लाइट वायलेट होगी लास्ट वाली। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसका कलर वायलेट होगा। तो इस साइड से तीसरी लाइन केड़ी होगी? 5 2। ये पूछा हुआ स्टेटमेंट पढ़ लो दोबारा। Yes, sir. Okay, sir. आप बताओ कैसे कराया मैंने क्वेश्चन? Sir, 33. The shortest wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series
when RH is equal to 109678 centimeter is? ये मैंने ये नहीं पूछा अभी, आपसे पूछा ये समझ आया आपको? किसको समझ आया? सौम्य आप बताओ। बेटा बार्मर सीरीज में केड़ी लाइट मिट होती है विजिबल, जो हमें देख सकते हैं, बाकी लाइट तो देख ही नहीं सकते। बार्मर में इलेक्ट्रॉन 3s2 आता है, 4s2 आता है, 5s2 आता है, इनफिनिटी आता है। एनर्जी घट है जिसका कलर रेड होगा, एनर्जी ज्यादा है इसका कलर वॉयलेट होगा। तो इस वाली साइड तो 1 2 3 ये पूछा आपको, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 एंड 5 2 रेड वाली साइड। ये वैसे आपको याद नहीं, आपको मैंने कलर लिखवाए थे, who will tell? इनका केड़ा कलर होता है? इसका याद है, वो थ्योरी में लिखा है, किसको आता है? Sir, green. बताओ। सर रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट होता है। यस सर, सर 4 के आगे सारे वॉयलेट। इसके आगे सारे क्या होते हैं? सर वॉयलेट होते हैं आगे। आगे सारे वॉयलेट। तो रेड वाली साइड तो थर्ड क्या हो गया? ब्लू। ब्लू। ब्लू वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 32 smallest wavelength occur for which series? आगे चॉइसेस क्या है? Lyman, Balmer, Paschen, Brackett. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछिए। हाँ जी सर। n is equal to 1 है, n2, n3, n4, n infinity। ये एनर्जी वाइज है, कितनी बार ये फील करता है कि एनर्जी के हिसाब से बनाओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आना। यहाँ से कौन सी लाइट इमिट होती है? यूवी। यूवी की एनर्जी ज्यादा नहीं होती, वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगी। सर फिर लाइमन आंसर हो गया ना इसका? नहीं है, उसके बाद यहाँ से वापस आएगा तो एनर्जी कम हो रही है। इधर वैसे भी आपको पता है विजिबल लाइट है। सर पीछे आंसर पास्चन दिया हुआ था ना इसलिए। इसके आगे इंफ्रारेड होती है, यूवी लाइट, ये इलेक्ट्रॉन देख लो आप, एनर्जी ज्यादा है। आप वैसे भी देख लो, डायग्राम भी देख लो, मोर एनर्जी एंड स्मॉलर वेव, एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, मोर एनर्जी स्मॉलर वेवलेंथ। लाइमन से वैसे यूवी लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम। नेक्स्ट Sir, 33. क्वेश्चन बोल दो बेटा। The shortest wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series when RH is equal to 109678 centimeter. ये वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? Sir, 33. अभी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। अब ये सारा लाइनों से है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी तो को बढ़ नहीं रही, एनर्जी के हिसाब से बनाया हुआ है, एनर्जी के हिसाब से तो बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से बना है, तो इलेक्ट्रॉन फिनिटी से लाइन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जब
इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 तक आएगा। इसकी एनर्जी ज्यादा हो जी तो लाइट इमिट होनी आवली वेवलेंथ कम हो वेवलेंथ एनर्जी उल्टे यदि आप ये वैल्यू निकाली तो कैसे करोगे वेव नंबर इज 1 by wavelength फॉर्मूला याद है आपको Rydberg constant into 1/n1 square इसको 10^7 ही कर लेना 1 by infinity ठीक है कर लोगे बेटा इसको ये लाइनमैन सीरीज है इसकी एनर्जी ये ज्यादा है एनर्जी घट है ऊपर से आ रहा है तो ज्यादा होगी नीचे कम होगी इस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी मोर वेवलेंथ इज लेस की वैल्यू ठीक है आपने ये ले लोगे ना वैल्यू फिर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये वैल्यू से नहीं करना मैं सिंपल 10^7 से करना नेक्स्ट क्वेश्चन सर 35 क्वेश्चन ऑप्शन चेक करके करना है स्टेटमेंट क्या है उसकी What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 in helium positive spectrum? बेटा उसमें एक तरफ हीलियम है एक तरफ हाइड्रोजन दोनों की लाइट की वेवलेंथ सेम करनी तो 1/λ वेवलेंथ को बेटा बराबर करना है तो यहाँ पे होता है 30 मिनट्स Rydberg constant सेम वेवलेंथ पूछा ना आपको हाँ जी सर तो Rydberg constant तो कट ही जाएगा ठीक है ये सारा कुछ कर देना है इसमें कहाँ से दिया है हीलियम में कहाँ से दिया हुआ सर 4 to 2 इसका जेड कितना है ये निकाल इसको सॉल्व करो 1/4 माइनस 1 बाय इसको सिंपलीफाई कर लो कितना आएगा सिंपलीफाई कर 3/16 into 4 सर 3/16 into 4 इसमें क्या पुट करें कि इसके बराबर आ जाए क्या पुट करें बराबर आ जाए लेने होल नंबर है वैल्यू वो ले लीजिए जो क्या हो होल नंबर
इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे ताकि उसके आंसर की इक्वलाइज हो। ये 3/4 नहीं हो गया? यस सर। फिर क्या पुट करें? सर n को 2 और 1 पुट करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करें। ओके सर। यस सर। n2 to n1 n2 to n1 ये दोनों को बेटा वेवलेंथ को सेम करना है। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हीलियम है, दो रिलेशन बराबर करो। इसको सॉल्व कर लिया। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो कट ही जाने हैं ना, मतलब r तो कट ही जाने। उसको आप 2 का स्क्वायर ये क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर लिया तो ये आ गया। अब उसको क्या पुट करेंगे आंसर इसकी इक्वल आ जाए। n2 to n1 मैथमेटिकली और कुछ नहीं, ये हार्ड हो गया। n2 to नेक्स्ट बताओ पूछ लो। Sir, 37. क्वेश्चन क्या है? When the electron of hydrogen atom jumps from n is equal to 4 to 1, the number of spectral lines emitted is. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, 4 to 1 है ना, 4 to 1। अब इलेक्ट्रॉन यदि सीधा वापस आ जाएगा, ये लाइट मिट होगी, इससे स्पेक्ट्रम में लाइन बन जाएगी। जब ये प्रिज्म में पास होगा स्पेक्ट्रम में लाइन बन, जब इलेक्ट्रॉन मिट होगा लाइट मिट होगी स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो आ सकता है, 4 से 3 आ जाए, 3 से 2 आ जाए, 2 से 1 हो जाए। अभी 3 अलग अलग लाइट और मिट होगी, इनकी अलग अलग लाइन बन। यदि सीधा वापस आ जाए, यदि 4 से 3 आए, फिर या 4 से पहले 3 आ जाए, 3 से सीधा 1 आ जाए, इससे भी लाइट मिट होगी। ये तो हमने पहले ले लिए। या 4 से 3 भी 4 से सीधा 2 भी आ सकता है। तो ये सारी लाइट मिट हो रही है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ये लाइट मिट होगी, ये मिट होगी, ये होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है। तो फिर एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन समेशन डेल्टा n, समेशन डेल्टा n, डेल्टा n into minus n1। ये आपको दिया 4 minus 1, डेल्टा n is 3 आ रहा है। समेशन का मतलब 3 plus 2 plus 1, 6 lines। Six lines are formed in the spectrum। समझ आएगी बात कि नहीं? ये लाइट होगी, ये ऐसे वापस आई, ये 3 अलग अलग लाइट हो गई है, या इधर से इधर आई, ये लाइट तो हमने गिनी ली है। अब उसके बाद ये लाइट मिट हुई है, इधर से इधर भी आ सकता है, पर हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन ऐसे करना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन समेशन डेल्टा n into minus n1 4 minus 1, ये हायर वाला है, लोअर वाला 3 आ गया, 3 plus 2 plus 1, 6 lines आए, 6 lines in the spectrum। इस फॉर्मूले से करना है।
इस साइड का एक क्वेश्चन है कि एक और भी है? सर नेक्स्ट भी ऐसा ही है। अगला भी ऐसा ही है। कौन करके आप बताओ। यदि इलेक्ट्रॉन 5 से 1 तक आए फिर क्या होगा? 10 डेल्टा n कितना हो जाएगा? 4 और इलेक्ट्रॉन 5 से 1 आए, 5 - 1 ऐसे नहीं सॉल्व करना हो डायग्राम ना। 5 - 1 4, the summation delta n। तो 10 आंसर आ गया 10। सर 10 आंसर आएगा। समीशन 4 क्या आ जाएगा? समीशन मतलब क्या था? 4 + 3 4 + 3 + 2 + 1। 5 - 1 4, समीशन 4 4 3 2 1, 10 लाइन्स। हो गया क्वेश्चन ये? ठीक है। यस सर। यस सर। और करा दूं कि अभी नहीं? सर 2 प्रॉब्लम्स रह गई सर हैं। एक 46th करा दो बस। आप उसका यार आज मेरे पास असाइनमेंट ही नहीं थी। कौन सा क्वेश्चन है? स्टेटमेंट बोल दो। सर एज इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स, और सर ऑप्शंस हैं kinetic energy decreases but potential energy increases, both kinetic energy and potential energy decreases, both kinetic and potential energy increases, kinetic energy increases but potential energy decreases। यार ये आपको लिखवाया था किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? 10 Z² / 2r पोटेंशियल एनर्जी minus Z²/r। किनेटिक एनर्जी रेडियस के क्या होगी? प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन करते हैं डायरेक्टली है, निकाल दो नेगेटिव साइन। वैसे भी पता है परे एनर्जी बढ़ती नहीं है, तो आप न्यूक्लियस से परे जाओगे। एनर्जी को क्या होता है? डिस्टेंस के इनवर्सली है। किनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। निकाल दो नेगेटिव साइन, ये डायरेक्टली है। ठीक हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर। यस सर हो गया। और बताओ बड़े जल्दी। So 48. As per Bohr model, the potential energy of electron in the ground state दोबारा बोलो कि क्वेश्चन नंबर कितना है? So 48. अब बताओ स्टेटमेंट। As per Bohr model, the potential energy of electron in the ground state of lithium ion is अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ना? yes sir. इसका पोटेंशियल एनर्जी का मामला भी हमने क्या लिखा है? क्या होता है? माइनस -Z²/r। और साथ में ना कांस्टेंट है, अभी मैंने कराया नहीं आपको। नेक्स्ट ए डीबी में होगा, यहाँ पे होता है कांस्टेंट। सीजीएस में तो कांस्टेंट मान लेते हैं ना हम इसको। यस सर। पर ऐसे में मान ही लेते हैं। ऐसे में कहता 4 थीटा नॉट,
कराया नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में करा दो। पोटेंशियल एनर्जी एडी स्क्वायर पर यहाँ पे कांस्टेंट होता है क्या? कांस्टेंट वैल्यू सीजीएस में 1 है, पर इसमें 4 पाई ईटा नॉट। ईटा नॉट का मीनिंग नेक्स्ट में 4 पाई ईटा नॉट, फिर यहाँ पे ये वैल्यू होता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू है। समझ गया बोल? तो जेड की इसको सॉल्व कैसे करना है? यस सर, सॉल्व कैसे करना? जेड की वैल्यू कितनी है? ऐसे 3 पुट कर लो। 3। ये सॉल्व करना है। सर आर की जगह क्या लिखना है? आर ही लिखना है। आर ही दिया हुआ नीचे। यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, साइन नेगेटिव है। यदि हम इसमें कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अभी हमने छोड़ा हुआ है, जेड ई स्क्वायर बाय आर। सीजीएस होता है तो कांस्टेंट क्या है? 1। फिर तो यही मामला बनेगा। ऐसे ही में कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, ऐसे ही में कांस्टेंट क्या पुट करना है? ये भी करना है हमने 4 पाई ईटा नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर बाय जेड कितना पुट करना है? 3। और तो क्या सेम आंसर मिल गया आपको? सर आंसर आंसर में तो इलेक्ट्रॉन वैल्यू दी वोल्ट हुई है। में दिए हुए हैं, वैल्यूज दी हैं सर इसको इलेक्ट्रॉन सीधा वोल्ट। उससे नहीं कर सकते जो आपने रिलेशन दिया था, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला? ये आपने पोटेंशियल एनर्जी और लिथियम निकालना है ना? हाँ जी सर, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चॉइसेस क्या दिए हैं? सर -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -244 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये ऐसी ऑप्शंस दी हुई हैं। ये मैंने को लग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये लग है उसमें तो फिर सीधा जैसे हम कराया वैसे कर लो ना। ये मैंने लग क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन थी, ये निकल आपकी असाइनमेंट में नहीं होगा। ये तुम्हारी असाइनमेंट नहीं होना होता, आप टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जेड स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसे क्या करना होता है? इसी का नेगेटिव और ट्वाइस करके। जेड की वैल्यू कितनी पुट कराएंगे? 3। जेड 3 एन टेढ़े और बड़ी पीछे है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट 1। एन इज इक्वल 1, जेड कितने हैं? 3। यस सर। सर मल्टीप्लाई करोगे -244.8 आ जाएगा। ठीक है, करोगे ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसका प्लस करना है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस, उसे जो आंसर आएगा वो बनाओ। चलो बाकी फिर करेंगे, असाइनमेंट होगी तभी अच्छी तरह नहीं होगा। समझ आ गया बेटा? यस सर। बेटा ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में माइनस को प्लस करना, पोटेंशियल एनर्जी -2 से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ये 3 है, ये 1 है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर है। वो वाला अलग क्वेश्चन था मैंने करा, मैं कल आपकी असाइनमेंट में नहीं है वो। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम कर लेना। Thank you, sir.